हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने बात करेंगे मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल का नियम क्या थे उनके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि वैसे तो आसान ही है लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मेंडल के नियम क्या है? मेंडल ने 3 नियम दिए थे भाई। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। 3 नियम क्या थे, किस पर थे? जेनेटिक्स पर थे, यानी जो जीन है वो आगे गति करते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया था। यानी आपको सभी को पता है कि मटर पर प्रयोग किए थे मेंडल ने, तो उन्हीं पर उसने मतलब उन्होंने जो आधारित नियम थे वो दिए थे। कैसे थे अपने पढ़ते हैं उनके बारे में। पहले तो देखते हैं कि 3 नियम थे कौन कौन से। तो मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम क्या है इससे पहले अपने देख लेते हैं तीनों नियमों के बारे में कौन कौन से थे। फिर आता है शुद्धता का नियम भी बोलते हैं इसको, शुद्धता का नियम। और इसे ही पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं। पृथक्करण मतलब अलग होना, पृथक्करण का नियम। और फिर इसके बाद में आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम थे। इसमें क्या है कि प्रभाविता का नियम है। जैसे पहले अपने शुरुआत करते हैं, एक एक नियम के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा नियम है। तो प्रभाविता का नियम क्या है? प्रभाविता यानी प्रभाव के बारे में बता रहा है। एक बात तो ये है, तो याद भी आसानी से हो जाएगा। प्रभाविता का नियम मतलब प्रभाव बता रहा है। प्रभाव किस चीज का बता रहा है ये देखना है अपने को। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। प्रभाविता का नियम मतलब कि जैसे F1 पीढ़ी के अंदर जो जीन आते हैं, यानी एक मादा से गुणसूत्र आएगा और एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। तो इनमें क्या है कि जैसे अपने बात कर लेते हैं एलील की, कि जो जैसे अपने टोल के बारे में आपने देखा था, ठीक है। तो अब क्या है कि जो प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो पहले जीन आते हैं, जो प्रभावी जीन है वो ही पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं, बाकी जीन है वो अपना प्रभाव नहीं दर्शाते। ये बात थी। और जो जीन अपना प्रभाव नहीं दर्शाते वो अप्रभावी जीन है, जो प्रभाव दर्शाते हैं वो प्रभावी जीन है। इतनी बात थी। तो ये है प्रभाविता का नियम, ये इसकी बात थी, ठीक है। दोबारा बता देता हूं कि वे जीन जो पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं वो तो प्रभावी जीन है, और जो अपना प्रभाव नहीं दर्शाते वो अप्रभावी जीन है, ठीक है। इतनी बात थी। यानी वो प्रभावी लक्षण की बात अपने की थी, वो सेम ही कहानी है इसी के अंदर। और शुद्धता का नियम क्या है? शुद्धता का मतलब क्या है? शुद्धता में यह कहना चाहता है कि जैसे आपने F1 पीढ़ी में, जब F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के अंदर ही क्रॉस करवाया जाता है तो उसके बाद में जो कुछ जैसे आगे संतानें बनती है तो वो संतानें अपने मतलब जैसे मिक्स नहीं होती, अलग अलग हो जाती है। जैसे आपने देखा था कि 4 एक जो आपने बनाया था पुनेट स्क्वायर बनाया था, उसके अंदर देखा था कि 4 संतानें बनी थी। 4 संतानें बनी थी तो उसमें से एक तो संतान थी जो लंबी थी, 2 मिक्स थी और एक फिर बोनी थी। तो यानी एक लंबी और बोनी दोनों, यानी पहले तो मिक्स थी F1 पीढ़ी के अंदर। यानी जैसे अपने दोबारा देख लेते हैं कि पुनेट स्क्वायर में देखा था कि अपने जब टोटल का आपने करवाया था, यानी 2 मिक्स यानी F1 पीढ़ी में अपने क्रॉस करवाया था, तभी क्या बना था 1:2:1 इस प्रकार का रेशियो था अपने पास, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एक तो लंबा पौधा बना था और 2 मिक्स थे, ठीक है, और एक बोना था। लेकिन यहां तो दोनों ही लंबे थे, ये दो तो दोनों ही लंबे थे, यहां पे देखकर नहीं बता सकते थे। और फिर एक लंबा और फिर एक बोना और 2 मिक्स बने थे। तो इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब क्या है? शुद्धता का नियम ये कहता है कि ये अपने आप अलग हो जाते हैं, आगे की पीढ़ियों में चलकर मिक्स ही नहीं रहते। यानी अपना प्रभाव है, जो जीन लंबा है वो अपना प्रभाव दर्शाएगा, जो बोना है वो अपना प्रभाव दर्शाएगा। इतनी सी बात है। पृथक्करण का नियम मतलब ये आगे चलकर अलग अलग हो जाते हैं अपने गुणों के हिसाब से, यानी मिक्स नहीं रहते। इतनी सी बात है। फिर इसमें देते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको।
और इससे आगे अपने देखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जीन है जो अपने साथ में जाते हैं, जो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, वो बाद में अपने हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं, यानी वो स्वतंत्र गति करते हैं। यानी किस प्रकार से, अब मैंने कल एक बात बोली थी कि अपने गुणसूत्र पर देखते हैं, जैसे इस प्रकार से कुछ जीन बैठे होते हैं, तो क्या है कि समयुग्म जीन, जैसे वो जीन अपने साथ में जाते थे, आगे की पीढ़ी के अंदर साथ में जा रहे थे वो जीन, तो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वो अपना अपवाद कह सकते हैं। कैसे अपवाद कह सकते हैं? क्योंकि इस नियम के अनुसार जो जीन है वो अलग अलग गति करते हैं, यानी वो उनका जरूरी नहीं है कि साथ में रहना, अगर वो चाहे तो रह सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं रह सकते, यानी स्वतंत्र गति करते हैं। तो यही अपना नियम था और इसमें यही था, और उस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ये जो यानी गुणसूत्र पर जो जीन बैठे हैं ये साथ में गति कर रहे हैं, ये इसका अपवाद है। तो यही बात थी। तो मेंडल के नियम यही थे, और इसमें पुनेट स्क्वायर की हमने कल बात कर रही थी कि किस प्रकार से ब्रीडिंग क्रॉस करवाते हैं। और अगर इस चैप्टर के बारे में मैंने यानी नॉर्मल सी बातें निकाली है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, तो इसलिए मैंने नॉर्मल सी चीजें बता दी है। अगर आप इसके बारे में आगे और पढ़ना चाहते हैं तो इस पर मैं आगे की और वीडियो निकाल दूंगा। तो इसमें आपने आगे नियम पढ़ेंगे, वो देखते हैं क्या है। तो आगे हमने बात करने हैं डार्विनवाद के बारे में। डार्विन ने क्या जो परिभाषा दी थी, मतलब उन्होंने जैसे अपने यात्रा की थी, समुद्री यात्रा, तो उन्होंने कुछ जीवों के बारे में देखा था अलग अलग द्वीपों पर जा जाकर कि किस प्रकार से कौन से जीव कैसे रहते हैं, यानी उनकी जो जन समुदाय है, उनके जो समुदाय है वो किस प्रकार से यानी गति होती है, उनके अंदर जो संतान उत्पत्ति किस प्रकार से है, भोजन के लिए संघर्ष किस प्रकार से, इनके बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया फिर उन्होंने बताया, कुछ नियम दिए थे और 5-6 साल करीब उन्होंने किया था इस पर अध्ययन, और फिर उसके बाद में कुछ नियम दिए थे। वह नियम क्या है? प्राकृतिक विविधता। इन्होंने बताया कि कोई भी जन समुदाय है, कोई भी जन समुदाय, जैसे कोई जीवों का समुदाय हो गया या कोई भी हो गया, मतलब नियम तो नियम है, सभी पर लागू होता है। तो क्या है कि वो प्राकृतिक विविधता पाई जाती है उन सभी के अंदर। प्राकृतिक विविधता कैसे? कि प्राकृतिक विविधता में ये मतलब है कि सभी जीव हैं वो एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से हैं, ठीक है, उनका चेहरा अलग है, उनके हाथ पैर है जो वो एक दूसरे से अलग अलग है। फिर उसके बाद ये बात आती है कि वो कुछ के मतलब लक्षण इस प्रकार से हैं जो प्रकृति के अनुकूल है। मान लीजिए कोई भी, जैसे जिराफ की बात की थी उन्होंने, जिराफ की, तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से नीचे जो वनस्पति थी वो खत्म हो गई थी, तो फिर वो जिस प्रकार से जिराफ है तो जिराफ की गर्दन लंबी थी, तो वो उसी प्रकार से वो ऊपर से खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने वनस्पति को। तो यानी कुछ जो छोटे जीव थे तो वो उनका जो समुदाय है वो खत्म होने लग गया था। और उसी प्रकार से प्राकृतिक विविधता में उन्होंने बताया कि कुछ प्राकृतिक विविधताएं होती है जन समुदाय के अंदर, और कुछ की अनुकूल होती है, किसी के प्रकृति के अनुकूल नहीं होती। जिसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं होती, श्योर है वो मर जाएगा, वो अपना जो आगे पीढ़ी नहीं मतलब पैदा कर सकता नहीं, और अपना जो समुदाय है वो आगे नहीं चला सकता। तो प्राकृतिक विविधता में यही बात थी कि अपने प्रकृति के अनुकूल होती है और प्रकृति के अनुकूल नहीं होती, और सभी में प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, यही बात थी। और संतान उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता, यानी अब आप बात कर लीजिए किसी समुद्री जीव की या किसी प्रकार के जो जीव हैं, तो सभी में इतने मतलब संतान पैदा करने की क्षमता है कि उनके अंडे बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, या उनके जीव है वो बहुत सारे जीव है वो एक साथ में, यानी एक बार जब जीव पैदा करेंगे तो बहुत सारे यानी लाखों करोड़ों की संख्या में अंडे दे देते हैं और उनसे नए जीव पैदा होते हैं। तो फिर भी उनकी जो यानी समुदाय है, उनकी जो यानी प्रजाति है, उनकी संख्या है वो सीमित है। सीमित कैसे है? अगर इस प्रकार से जीव पैदा हो रहे हैं तो फिर बहुत सारे हो जाने थे, अभी तो पृथ्वी पर फिर उनकी संख्या होनी थी, लेकिन फिर भी उनकी संख्या है वो सीमित रहती है। तो यानी संतान उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता है, बट फिर भी उनकी जो प्रजाति है उनकी संख्या सीमित रहती है। तो यानी ये प्रकृति का नियम है। फिर इसके बाद में क्या है? जीवन संघर्ष। और सभी जो जीव हैं यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी को प्रजनन के लिए, आवास के लिए या फिर
अपने कहते हैं कि खाने पीने के लिए यानी जो चीज़ें हैं वो जुटाने के लिए तो क्या है जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं। और ये जीवन संघर्ष है, इनमें कुछ जीवन में संघर्ष में सक्सेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो फिर जो नहीं होते हैं उनकी जो यानी जो आगे की पीढ़ी है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर यही क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। अगर जीवन संघर्ष में यही बात थी, अगर जो जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं, ऐसे मान लिया जाता है कि प्रकृति ने इनका सिलेक्शन कर लिया है, यानी उनमें छंटनी की गई है। जो जीव हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है, यानी ये जीव सक्सेस हो गए हैं। यानी जो जीव अपने भोजन के लिए या आवास के लिए या प्रजनन के लिए सिलेक्ट हो गए, यानी जो अपने को अनुकूल बना रहे हैं प्रकृति के, तो वो तो जीव जिंदा रह जाएंगे और आगे उनकी जो प्रगति है वो होती रहेगी। अगर नहीं अपने को मतलब प्रकृति के अनुकूल बना रहे हैं तो उनकी क्या है, वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो ये वो नियम थे नेचुरल सिलेक्शन में, यानी प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं तो उनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया है। और जीवन संघर्ष में यानी उनको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष कई प्रकार से हो सकते हैं। और संतान उत्पत्ति में यानी उनके संतानें बहुत होती हैं बट फिर भी उनकी संख्या है वो सीमित रहती है। और प्राकृतिक विविधता है, प्राकृतिक विविधता मतलब हर एक समुदाय के अंदर क्या है, प्राकृतिक विविधता पाई जाती है, यानी सभी जीव एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये बात थी जो डार्विनवाद के अंदर आती है। और इसके बाद में अपने देखते हैं लेमार्कवाद, वही इसी पर आधारित है। मतलब यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये नियम थे वो लेमार्क से मिलते जुलते हैं, यानी लेमार्क की जो परिभाषा थी और डार्विन की परिभाषा थी वो लगभग सेम है। तो उसके बारे में अपने देखते हैं लेमार्क के बारे में।